Good evening to all. होमवर्क दिया था मैंने क्लास असाइनमेंट 2 सॉल्व किया। ओके वेरी गुड। 20 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो पहले डिस्कशन कर लेंगे हम। ओके, सब कनेक्ट हो गए हैं क्या? कुछ लोग बचे हैं। ठीक है, तब तक आप अपना डाउट नंबर बता दो जब तक कि सब कनेक्ट हो रहा है। डाउट नंबर टाइप कर दो। 6, 7, 11, 13, 12, 14 सब तो डाउट ही है। 4, देख लो यही डाउट्स है। 15 भी आ गया नया, 24 भी आ गया, 9 भी आ गया। चलो जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं बता दूंगा। चलो तो सब कनेक्ट हो गए कि अभी नहीं हो पाए? फोर, 6, 12, 11 लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी तो और कोई आ ही नहीं रहा क्लास में। ठीक है, इतने लोग काफी हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका डाउट होगा देखते जाना, नोट करना होगा तो बाद में नोट कर लेना। नोट करने के लिए मैं बाद में टाइम दूंगा। द टर्म विद कोएफिशिएंट 62, तो आर की वैल्यू क्या है? 2। तो टर्म नंबर कौन सा होगा? नहीं, देखो हमने पढ़ा है कि 6C2 और 6C4 दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये बोल रहे हैं कि 6C2 वाली वैल्यू वाला कौन कौन सा टर्म होगा। वैल्यू पूछ रहे हैं, टर्म विद कोएफिशिएंट 6C2। तो 6C2 और 6C4 दोनों सेम ही होते हैं, तो ये होगा टर्म नंबर 3 में और ये होगा टर्म नंबर 5 में। तो थर्ड और फिफ्थ सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फोर्थ टर्म क्या होगा? तो उसके लिए आर की वैल्यू होगी 3। तो ये हो जाएगा NC3। ध्यान से देखते जाना, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म लिखना है तो आर की वैल्यू है 3। तो NC3। फर्स्ट पर्सन क्या है? AX। फर्स्ट पर्सन है हमारे पास AX, तो AX की पावर में क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस। सेकंड पर्सन क्या है? 1/x, तो उसकी पावर में आएगा 3। और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्लियरली 5/2।
तब फिर हमें क्या बताना है, तब फिर हमें बताना है कि इसमें n की वैल्यू और a की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करते हैं। nc3 a की पावर हो गई n-3, हमने बोला था टर्म्स नंबर को हम अलग करेंगे और वेरिएबल को अलग करेंगे, तो वेरिएबल अलग किया तो n-3 इधर से आएगा और ये डिनोमिनेटर में जाएगा x की पावर 3 इक्वल्स टू 5/2। तो x की टोटल पावर यहाँ पे कितनी आ रही है n-6, x की टोटल पावर n-6 है और इधर x की पावर है 0, कुछ नहीं लिखा तो x की पावर 0 है, कंपेयर किया तो 0 आ गया, तो यहाँ से n इक्वल्स टू हो गया 6, n की वैल्यू 6 रख दी हमने, तो ये हो गया 6c3 इंटू a की पावर 6-3 इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ से देखोगे 6c3 कितना होता है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 6c3 हो जाएगा 654 अपॉन 321 इंटू ए की पावर 3 इक्वल्स टू 5/2। ध्यान से देखते जाना सॉल्यूशन, ये इससे कैंसिल हो गया और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो a क्यूब इक्वल्स टू कितना आ गया 1/8, तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 6 सॉल्व हो गया है। a की वैल्यू है 1/2 और n की वैल्यू है 6, तो ये a ऑप्शन सही हो गया इसका। देख लो और नोट कर लो, कुछ डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 दोनों सॉल्व हो गए। नोट कर लो तो बता देना मुझे, जल्दी जल्दी नोट करो। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट नोट कर लो, नहीं समझ में आया है तो डाउट है तो पूछ सकते हो। फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन नंबर 8 में ये डाउट पूछ रहे हैं अजिंक्य, इनको मैं बता दूं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पर्सन है ए, अगर फर्स्ट पर्सन ए है तो उसके ऊपर पावर क्या आती है n-r, n है हमारे पास 5, तो क्या हो जाएगा उसकी पावर 5-r, और वो हमें पता है 2 है, ए के ऊपर पावर 2 है, ए को 2 ऑब्जेक्ट मिले हैं 5 में से, बी को 3 ऑब्जेक्ट मिले हैं, तो आर की वैल्यू क्या हुई, आर की वैल्यू 3 हुई। ए क्यूब 1/8 कैसे, यस वेरी गुड। ये देखो बेटा 4 है, ये दिख रहा है 4, ये इधर न्यूमरेटर में था, जब ये इधर गया तो डिनोमिनेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में पहले से 2 प्रेजेंट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अजिंक्य समझ में आ गया क्या आपको, n-r मतलब 5-r इक्वल्स टू 2, तो r कितना हो गया 3। चलो ठीक है, सब क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 11 पे। क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11। चलो 7 में क्या बोल रहे हैं,
7 में बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ 3rth टर्म, तो 3rth टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस r इक्वल। हाँ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो टर्म कौन सा है, 3rth टर्म है, तो r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू 1 कम होती है, 5वां टर्म है तो r की वैल्यू 4 होती है। तो यहाँ पे 3rth टर्म है तो r की वैल्यू होगी 3r माइनस 1। n क्या है हमारे पास, n है 2n, c r क्या हो गया 3r माइनस 1 बराबर है, ये कोएफिशिएंट हो गया किसका, 3rth टर्म का। ठीक है, इक्वल्स टू r प्लस 2th टर्म के लिए r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू हो गई r प्लस 1, एक कम हो जाएगी r की वैल्यू। ये इसमें लिख नहीं रहा, इसको इधर लिख देता हूं, इसको हटा दो, 2nc r प्लस 1। एक मिनट, किधर चला गया, क्यों नहीं लिख रहा है इस पे। ठीक है चलो, तो ये हो गई r प्लस 1। तो 3rth टर्म का कोएफिशिएंट हो गया ये, और r प्लस 2th टर्म का कोएफिशिएंट हो गया ये। अब ये बोलना है ये दोनों इक्वल हैं। n की वैल्यू मुझे 2n कैसे पता चली, वो क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस x की पावर 2n। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये दोनों इक्वल होने के लिए एक तो ये होता है कि 3r माइनस 1 और r प्लस 1 दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 1, तो r की वैल्यू आ गई 1। फिर इसका एक और सॉल्यूशन होता है, वो एक और सॉल्यूशन क्या होता है, 3r माइनस 1 ये और r प्लस 1 ये, इन दोनों को ऐड करके 2n मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4r इक्वल्स टू 2n, तो यहाँ से हमें मिलेगा n इक्वल्स टू 2r। बताना क्या है हमें इसमें, ए ऑप्शन सही हो गया फिर, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर r और n में ये रिलेशन आ गया। ये कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बोलो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7, जिसका भी डाउट था। चलो कुछ नहीं बोला आपने, मतलब क्लियर हो गया आपका। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 आर इक्वल। अच्छा तो पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं इसमें। तो जनरल टर्म क्या आएगा, टी आर प्लस 1। सबसे पहले जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म आएगा एन सी आर 2 की पावर n माइनस आर और x अपॉन 3 की पावर r। तो पहले क्या चाहिए, x की पावर 7 चाहिए, तो x की पावर 7 के लिए r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू हो जाएगी 7। r 7 रखोगे तभी तो x की पावर 7 बनेगा, तो r की वैल्यू 7 रख दो, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा nc7 2 की पावर n माइनस 7 इंटू, कोएफिशिएंट लिखना है हमें तो x को हटा दो, 1 अपॉन 3 की पावर 7 इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हैं, x की पावर 8 का जो कोएफिशिएंट है और x की पावर जो 7 का कोएफिशिएंट दोनों इक्वल है, तो ये x की पावर 7 का कोएफिशिएंट हो गया। अब अगर हमें x की पावर 8 का कोएफिशिएंट लिखना है तो r की जगह पे 8 रखना पड़ेगा, तभी तो x की पावर 8 बनेगा। तो r की जगह पे 8 रखा तो हमें मिलेगा nc8 2 की पावर n माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर 8, ये मिल गया हमें। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक 3 बचेगा, और अगर ये इसके साथ कैंसिल किया जाए तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है और ये नंबर एक एक्स्ट्रा है। और इसको सॉल्व किया जाए तो हमें ये मिल जाएगा, इसको 3 को इधर ले जाता हूं मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हमें मिल जाएगा 2 ये वाला और 3 ये वाला, तो ये हो गया 6 इक्वल्स टू, ये nc8 है और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये nc7 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर ये दोनों नंबर सेम है और इनमें 1 का डिफरेंस है तो इनका जो डिवाइड आता है, डिवाइड करके जो रेशियो आता है इनका, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो वो कितना हो जाता है, बड़ा नंबर है 8, तो 8 इधर आएगा नीचे और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा n-7। तो यहाँ से हमें पता चला n-7 कितना हो गया, 8 इंटू 6 56 नहीं, 56 नहीं, कितना हो गया ये 8 इंटू 6
48। तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ गया 48 + 7 55। ठीक है, ये आंसर हो गया। देख लो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ क्या? सर डिफरेंस वाला मतलब ये प्रॉपर्टी है ना कि इधर नंबर और इधर नंबर सेम है और इधर 1 का डिफरेंस है, तो ये प्रॉपर्टी हमने याद की है ना ऑलरेडी। ये एनसीआर अपॉन एनसीआर अपॉन एनसीआर -1, तो हमने डायरेक्ट याद किया है ना, तो उसी के हिसाब से तो ये मैंने लिखा है इनका रेशियो क्या आएगा। इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो 8 है, 8 ऊपर लिखा है तो नीचे आता है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस n-7 वो दूसरी साइड आएगा। याद आ गया? चलो याद आ गया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं? इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म की बात की जा रही है, तो थर्ड टर्म लिख लेते हैं इधर। तो थर्ड टर्म के लिए आर की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये हो जाएगा nc2। फर्स्ट पर्सन क्या है x², उसको पावर मिलेगा n-2। सेकंड पर्सन क्या है -1/4, इसकी पावर आएगी 2, और ये कितना दिया है हमें क्वेश्चन में 31। तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा nc2 कितना हो जाएगा n × n-1/2। फिर ये हो जाएगा, अच्छा इसके कोएफिशिएंट की बात की गई है तो ये तो हटा देते हैं हम, कोएफिशिएंट तो सिर्फ वेरिएबल हटा के जो भी है वही कोएफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 1/16 इक्वल्स टू कितना है 31। तो यहाँ से क्या हो गया n × n-1 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। अब फिर वही है, ऑलरेडी फैक्टराइज है तो कंपेयर करोगे तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 32। इधर भी दोनों में 1 का डिफरेंस है और इधर भी दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ये नोट हो जाए तो बता देना मुझे। ओके ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी डाउट पूछा है, 13 भी पूछा है और 14 भी पूछ लिया है। चलो देखते हैं, अच्छा लगेगा तो बता दिया जाएगा। 12 में क्या बोलना है, ए और बी कोएफिशिएंट है इसके और इसके, तो वो इक्वल होंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। x की पावर r और x की पावर n-r, x की पावर r का कोएफिशिएंट होगा ncr और इसका कोएफिशिएंट होगा ncn-r, तो वो दोनों तो इक्वल ही होते हैं। 13 में क्या बोलना है, 13 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 13 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 1 + by⁴ n, इसको ओपन करो। नहीं, ओपन इन्होंने ऑलरेडी किया है। 1 + 8y + 24y² प्लस ये, इसको हम ओपन कर लेते हैं। पहला टर्म आएगा nc0, फर्स्ट पर्सन तो 1 है, 1 को सब कुछ मिल गया। फिर आएगा nc1, फर्स्ट पर्सन को एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, सेकंड पर्सन को दे दिया एक ऑब्जेक्ट।
प्लस NC2, एक और ऑब्जेक्ट हमने लिया, इसको दिया, तो ये हो गया प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू 1 प्लस 8y प्लस 24y²। ठीक है, दोनों साइड कंपेयर करेंगे हम, तो कंपेयर करेंगे तो ये तो 1 है और ये 1 है, तो दोनों कंपेयर हो गए। इसको इससे कंपेयर किया तो यहाँ पे लिखा है n, NC1 होता है n, और यहाँ से ले लिया b, n इंटू बी इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो ये लिखा है NC2, NC2 मतलब n इंटू n माइनस 1/2 इंटू बी स्क्वायर, ये दिया गया हमें 24, तो इसको हमने सॉल्व किया, ये बी स्क्वायर को इधर लिखा, एक बी हमने यहाँ लिखा और एक बी ब्रैकेट के अंदर लिखा, दो बी है यहाँ पे हमारे पास, बी स्क्वायर है, एक बी हमने इसको दे दिया और एक बी हम ब्रैकेट के अंदर ले गए, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितना है 24। तो यहाँ से देखो बी एन की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे हमने रख दी 8, अंदर लिखा 8 माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 24, ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आया 8 माइनस बी इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से हमें मिल गया b इक्वल्स टू 2, और जब b की वैल्यू हमें 2 मिल गई तो वो हमने यहाँ रख दी, तो n की वैल्यू हमें मिल गई 4, तो b मिल गया, n मिल गया। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में देख लेते हैं, बस b और n ही चाहिए था, तो वो हमें मिल गया 2 और 4, सी ऑप्शन सही है फिर। ठीक है, जिसका डाउट था नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये तो बहुत ही फालतू क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले वाले में कितने टर्म आएंगे, 10 टर्म आएंगे, और दूसरे वाले में कितने टर्म आएंगे, 10 टर्म आएंगे, और दोनों को हमें एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है, तो आधे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आधे टर्म बचेंगे, तो 5 टर्म कैंसिल हो गए, 5 टर्म बच गए, कल बताया था ये मैंने, 5 टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 5 टर्म बचेंगे और वो डबल हो जाएंगे, तो ये ऐड करने के बाद आएगा 2 टाइम्स, पहला टर्म बचेगा, तीसरा बचेगा, पांचवा बचेगा, सातवां बचेगा और नौवां बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, काउंट कर लो 5 टर्म है टोटल। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। फिर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आधे कैंसिल होंगे, आधे बचेंगे, ये भी छोड़ दो। 16 भी सेम क्वेश्चन है, 9 टर्म्स हैं, आधे कैंसिल हो जाएंगे, आधे बचेंगे, 5 बचेंगे, 4 कैंसिल हो जाएंगे। 17 भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 17, नहीं 17 अलग क्वेश्चन है, 17 देख लेते हैं। 18 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 100 टोटल 101 टर्म्स हैं, उसमें से पहला बचेगा तो फिर 101 तो बचेगा, तो 51 बचेंगे और 50 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 18 तक सब खत्म हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 देख लेते हैं। 17 में क्या बोल रहे हैं, x माइनस 3y इसकी पावर है 2, और दूसरा लिखा है x प्लस 3y इसकी पावर भी है 2। अगर दोनों के नंबर की सेम पावर होती है तो वो दोनों नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x माइनस 3y और x प्लस 3y ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 पावर बाहर आ जाएगी,
अब इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे a माइनस बी और a प्लस बी के तरीके से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो पावर है वो बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 6। तो टोटल टर्म्स क्लियरली दिख रहा है कि 7 टर्म्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद 19, 20 और ये सब क्वेश्चन। 21, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये सब तो सॉल्व कर लिया होगा आपने। चलो 19, 20, 21 तीन क्वेश्चन बच गए। हाँ 20, 21 डाउट है। ओके चलो ये हो गया, ये नोट कर लो जिसको नोट करना है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19, 20, 21 सेम है। कौन सा बता दूं मैं? 21 बता देता हूँ चलो। 19, 20 अब अपने आप कर लेना। चलो 21 बता देता हूँ मैं, तीनों सेम क्वेश्चन है। 1 + x स्क्वायर प्लस x की पावर 3। ये देखने में अलग लग रहा है पर बिल्कुल सेम है 19, 20 जैसा। सेम नहीं है तो बना देते हैं। क्या करूं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ये लिखा है 1 + x, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा 1 + x। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या हो जाएगा, ये 1 + x कॉमन आ गया, बच गया 1 + x स्क्वायर। ऊपर पावर है 11 तो दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी 11। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो x की पावर 4 कहाँ से आएगा? कुछ यहाँ से आएगी पावर, कुछ यहाँ से आएगी, तभी तो x की पावर 4 होगी। तो इसका जो जनरल टर्म है वो हो जाएगा हमारे पास 11c r1 मान लेते हैं, चलो इसके वेरिएबल को, इंटू x की पावर r1 इंटू इसका जनरल टर्म होगा वो 11c r2 x स्क्वायर की पावर r2। तो अब हमें x की पावर 4 बनानी है टोटल, तो कुछ r1 की वैल्यू लेनी है, कुछ r2 की वैल्यू लेनी है, दोनों मिला के 4 हो जानी चाहिए पावर। तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा 11c r1 इंटू 11c r2 इंटू नंबर को अलग किया हमने, वेरिएबल को अलग किया, x की पावर आ गई r1 + 2r2। अब ये टोटल मिला के हमें 4 बनाना है। तो एक केस तो ये हो सकता है r1 r2 की वैल्यू, इसको हमें 4 बनाना है, ये इसको, क्योंकि x की पावर हमें 4 चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है। तो r1 को हमने ले लिया, r2 को हमने ले लिया 0, तो r1 को लेना पड़ेगा हमें 4, r2 को हमने ले लिया 1, तो ये हो गया 1 × 2 2, तो इसको लेना पड़ेगा 2, तभी ये 4 बनेगा। r2 को हमने लिया 2, तो 2 × 2 हो गया 4, तो ये 0 लेना पड़ेगा। 3 केस है हमारे पास। तो पहले केस से आंसर आएगा, वैल्यू रख दो यहाँ पे, कोएफिशिएंट आएगा पहले केस में 11c0 × 11c4 प्लस दूसरे से आएगा कोएफिशिएंट 11c2 × 11c1, r1 r2 की यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस तीसरे से आएगा 11c0 × 11c2। तो ये आएगा, इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर, मतलब इसी टाइप से छोड़ दो। नहीं, या फिर इन्होंने सॉल्व करवाया है क्या? हाँ सॉल्व करवाया, तो इसको सॉल्व कर लो, ऐड करके देख लो कितना आता है। थोड़ा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो 1 हो गया, और ये हो गया 11 × 10 × 9 × 8 अपॉन 4 × 3 × 2। तो ये इससे कैंसिल हुआ और ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा आपका 330, प्लस ये कितना है 11 × 2 10 10 तो 5 11 5 55 × 11
प्लस ये हो जाएगा 55, तो ये हो गया 330 प्लस ये कितना हो गया 605 प्लस 55, देख लो सब ऐड करके कितना आता है, 990 आता है। यस 990 आ जाएगा। ऐड क्यों किया, वेरी गुड, ऐड क्यों किया, बहुत ही अच्छी बात है। x की पावर 4 का ये भी कोएफिशिएंट है और ये भी कोएफिशिएंट है और ये भी कोएफिशिएंट है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है 5x की पावर 4, 7x की पावर 4, 9x की पावर 4, तो ये तीनों टर्म ऐड ही तो हो जाएंगे, बीच में तो प्लस ही है ना। अरे जब ये सीरीज ओपन करोगे तो सारे टर्म्स के बीच में प्लस ही तो आ रहा है और इधर भी सारे टर्म्स के बीच में प्लस आ रहा है, तो फिर ये सारे टर्म्स के बीच में प्लस ही तो है सीरीज जब हम ओपन करते हैं। बायनोमियल वाली इसमें 12 टर्म आएंगे, 12 टर्म इसमें आएंगे, तो 12 टर्म्स के बीच में ऐड ही तो है, प्लस ही तो लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है, फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 144 टर्म्स आएंगे। इसकी सीरीज में 12 टर्म्स, इसकी सीरीज में 12 टर्म्स, और जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 144 टर्म्स आएंगे। जैसे एक ब्रैकेट में 2 टर्म है, दूसरे ब्रैकेट में 3 टर्म है, तो ओपन करने के बाद 6 टर्म आते हैं टोटल, तो उनके बीच में प्लस ही तो रहता है। तो x की पावर 4 वाले ऐसे 3 टर्म आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हमें यहाँ से मिला है, तो जो 3 टर्म आएंगे उनके बीच में तो प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो बायनोमियल है। या फिर ऐसे समझ लो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, तो टोटल कोएफिशिएंट कितना हो गया, ऐड करके ही निकालेंगे। ठीक है, टोटल ऐसे बस याद रखो, टोटल हमें 4 बनाना है, तो कुछ यहाँ से बनाएंगे कुछ यहाँ से बनाएंगे, सब मिला के 4 हो जाना चाहिए। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर में, तो 4 यहाँ से लेना पड़ेगा पूरा, एक यहाँ से लिया तो 2 यहाँ से लेना पड़ेगा, ऐसे दिमाग में लगा सकते हो। सब्जेक्ट तरीके से करना है तो ये मैंने करके दिखाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और 19 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी करो बैठ के सॉल्व, जैसे मैंने 21 बताया है वैसे ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 19 और 20। अभी बैठ के सॉल्व करो और आंसर मैच करवाओ, ये नोट कर लो, उसके बाद वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो।
2R1 प्लस R2 आया है, तो क्या कंफ्यूजन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? तो कुछ R1 को दे दो, कुछ R2 को दे दो वैल्यू, टोटल मिला के 19 में कितना चाहिए? टोटल मिला के 5 हो जाना चाहिए। तो R1 की साइड से सोचो, R1 को दिया तुमने 0, तो R2 को कितना देना पड़ेगा? 5। R1 को दिया 1, तो R2 को कितना देना पड़ेगा? 3। फिर कुछ केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि n से ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए R की वैल्यू, वो भी ध्यान रखना है। तो वो केस रिजेक्ट हो जाएगा जिसमें n से ज्यादा हो रही होगी R की वैल्यू। तो बाकी आप देखते जाओ, R को 2 दिया तो R2 को 1 देना पड़ेगा। ऐसे ही कर लो बस, 3-4 केस बनेंगे, बना लो। ठीक है, आंसर आ गया क्या 19 और 20 का? जल्दी से करो, इतना टाइम।
ओके, आंसर आ गया क्या? दोनों आंसर आ गए 1920। हाँ तो 22 ही आंसर होगा, 22 आया है तो कुछ माइनस भी होंगे, आपने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा तो गलत आंसर आ गया होगा। कुछ माइनस होंगे, 1 माइनस एक्स की पावर 6 है तो उसमें कुछ माइनस होंगे और कुछ केस गड़बड़ किए होंगे आपने तो गलत आंसर आ जाएगा। वन प्लस एक्स की पावर 3 और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है, इसका जो जनरल टर्म बनेगा वो बनेगा 6 CR -1 की पावर R2 मान लो चलो, और x की पावर R2। इसका जो जनरल टर्म बनेगा वो बनेगा 3CR1 इंटू एक्स की पावर R1, ये बनेगा। टोटल हमें कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो 5 चाहिए तो बहुत ही सिंपल है, इसको 0 दे दो तो इसको 0 दे दिया तो 3C0 हो गया। ठीक है, इसको 0 दिया है तो इसको कितना देना पड़ेगा? 5 देना पड़ेगा, तो 6C5 हो जाएगा ये, और ये -1 की पावर 5 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। दूसरा, इसको 1 दे दो, इसको 1 दिया तो ये हो जाएगा 3C1, तो इसको 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 6C4, और यहाँ पे 4 दिया तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस। अब इसको 2 दे दो, इसको 2 दिया तो 3C2, और इधर कितना देना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6C3 इंटू -1 आ जाएगा क्योंकि हमने 3 दिया है, प्लस। अब इसको 3 दे दो तो ये हो जाएगा 3C3, तो इसको 2 देना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6C2, और ये हो जाएगा प्लस। तो ये दो केस पॉजिटिव के हैं और ये दो केस माइनस के हैं, माइनस करके देख लो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, अब अपने आप देख लो। इसमें कहीं तो आपने गड़बड़ किया इसीलिए आंसर गलत आ रहा है। ये 4 केस बनेंगे बस क्वेश्चन नंबर 20 में, 0 1 2 3। ये वाला छोटा है ना 3 वाला इंडेक्स, इसलिए इसकी तरफ से सोचेंगे तो 4 ही केस बनेंगे। R2 अपने आप एडजस्ट होता रहेगा, जितना कम पड़ रहा है 5 में से वो R2 एडजस्ट करेगा। ठीक है, सारे डाउट खत्म हो गए मेरे हिसाब से। होम असाइनमेंट आज सॉल्व कर लेना घर पे। ठीक है, आज का होमवर्क रहेगा फिर होम असाइनमेंट आज घर पे सॉल्व करने का। हाँ तो टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो टाइम जल्दी जल्दी भी होने लगेगा क्वेश्चन सॉल्व। स्टार्टिंग है इसलिए टाइम लग रहा है, दिमाग जल्दी जल्दी चलाओगे तो जल्दी जल्दी भी सॉल्व होने लगेगा। इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन है होम असाइनमेंट में। ठीक है, समझ गए सब यहाँ तक? आज होम असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिर हमारे पास मिडिल टर्म, फिर है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, उससे पहले चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उससे पहले। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड कांस्टेंट टर्म इन find constant term in
1 + x⁴m, यह a। दूसरे में है 1, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी दिया था मैंने। ठीक है, पहले ये इसमें कांस्टेंट टर्म निकालना है। आंसर बताना है आपको, प्रोसीजर नहीं बताना है। जो फाइनल आंसर आ जाए वो बता देना, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू बतानी है। 1। ठीक है, देखेंगे अभी सॉल्व करने के बाद पता चलेगा क्या सही है। सब अपने अपने आंसर टाइप कर दो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुझे बताओ मत कि कौन सा टर्म है कौन सा नहीं है, मुझे सिर्फ आंसर बता दो। कांस्टेंट टर्म सब ऐड करके जो भी है, जितने भी कांस्टेंट टर्म है, 8 हैं 10 हैं, सबको ऐड करके जो वैल्यू है वो बता दो। ठीक है चलो, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, पता नहीं नहीं कर रहे हैं। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। m+n=0। पता नहीं आप क्या क्या आंसर बता रहे हो। 5, हाँ ये कुछ आंसर सही लग रहा है मुझे। 5 1 1। मुझे वैल्यू बताओ कांस्टेंट टर्म की। मुझे MnCn, हाँ ये एक अच्छा आंसर लगा मुझे। ठीक है, तो इतने आंसर आ गए। अभी मैं सॉल्व करता हूँ, देखो मेरा m+n, एक और आंसर आ गया m+n Cn।
चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये है मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर m, इसको सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n। इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये डिनोमिनेटर में x की पावर n, तो ये सिंप्लीफाई होके हो गया 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डिवाइडेड बाय x की पावर n। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो ऊपर वाला हम ये ओपन करेंगे, जब इसको, ये बाइनोमियल है, इसको ओपन करेंगे तो सबके नीचे इसका डिवाइड होगा। तो इसको ओपन करने के बाद हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर क्या होना चाहिए, x की पावर n, तभी तो इससे कैंसिल होके वो कांस्टेंट टर्म बनेगा। ऊपर जो हम टर्म्स ओपन करेंगे तो सारे टर्म्स के साथ ये डिवाइड होगा, तो कौन सा टर्म कांस्टेंट बनेगा, जिसमें x की पावर n होगा, तभी वो इसके साथ कैंसिल होके क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। अदरवाइज ऊपर कुछ और पावर हुई तो फिर वो कांस्टेंट नहीं बचेगा या तो नीचे x बचेगा या तो ऊपर x बच जाएगा। तो ऊपर भी x की पावर कितनी होनी चाहिए, n, तो वो टर्म जिसमें x की पावर n होगी न्यूमरेटर में, वो टर्म इसके साथ डिवाइड करके कांस्टेंट टर्म बनाएगा। तो ऊपर हमें क्या चाहिए, x की पावर n चाहिए, तो x की पावर n किस टर्म में होगी, m प्लस n c n, ये है उसका कोएफिशिएंट। हमें क्या चाहिए, x की पावर n चाहिए न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में x की पावर n आएगा तो उसके साथ ये कोएफिशिएंट होगा। इसका जनरल टर्म मैं लिख देता हूँ, इसका जनरल टर्म होगा m प्लस n c r x की पावर r, ये इसका जनरल टर्म है। तो x की पावर n कब आएगा, जब r की वैल्यू n होगी, तब नीचे x की पावर n है और ऊपर x की पावर n कैंसिल हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म बचेगा m प्लस n c n। 2-3 लोगों का ये आंसर सही है, ठीक है, नोट कर लो इसको। न्यूमरेटर को हमने ओपन किया, ठीक है, चलो ऐसे समझते हैं। इसको ओपन करोगे तो जनरल टर्म यही आएगा, डिवाइडेड बाय x की पावर n, तो इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये मिल जाएगा हमें x की पावर r माइनस n। अब क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए तो r माइनस n क्या होना चाहिए, 0, तो r इक्वल्स टू, ठीक है, समझ में आ गया। r की वैल्यू क्या आ गई, n, x की टोटल पावर क्या बनेगी, r माइनस n, वो होनी चाहिए 0, तो r की वैल्यू हो गई n, तो हमने वहां पे उठा के रख दी। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैन्युअली सॉल्व कर लो। ठीक है, नोट हो गया सबका। चलो इसका दूसरा पार्ट लिखते हैं फिर। ठीक है, इसका बी पार्ट, कांस्टेंट टर्म ही निकालना है इसका बी पार्ट है 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब इंटू दूसरे ब्रैकेट में 2/3, सॉरी 3/2, 3/2 एक्स स्क्वायर
माइनस 1/3x होल रेज टू द पावर 9। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म बताना है।
ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, किसी का आंसर आ नहीं रहा है फिर। चलो इसका जनरल टर्म लिखते हैं, पहले हम इसको ठीक ठाक करते हैं। ये बाइनोमियल है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसको बाइनोमियल को पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो जनरल टर्म के हिसाब से क्या आएगा, 9CR, फर्स्ट पर्सन है 3y2x², इसकी पावर आएगी 9 - R। दूसरा पर्सन है -1/3x, इसकी पावर आएगी R। अब इसमें से हम क्या करते हैं, नंबर को अलग कर लेते हैं, वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9CR 3y2 की पावर 9 - R -1/3 की पावर R। अब x की पावर कितनी बच गई, यहाँ से बच गई 18 - 2R, और यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में बच गया x की पावर R। ठीक है, तो इसको और ठीक करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 9CR 3/2 रेज टू द पावर 9 - R -1/3 रेज टू द पावर R, और x की टोटल पावर हो जाएगी 18 - 2R ये है, और ये R ऊपर जाएगा तो 18 - 3R। ये तो इसका जनरल टर्म है, ये जो बाइनोमियल लिखा हुआ है, इसके सारे टर्म ऐसे दिखेंगे। तो x की पावर कितनी है, 18 - 3R। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब क्या होगा, इसमें टोटल 10 टर्म्स आएंगे, तो ये 10 के 10 टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई होंगे। टोटल कितने टर्म्स दिखेंगे इसमें, 30 टर्म्स दिखेंगे। अब 30 में से कितने टर्म्स हमारे कांस्टेंट हैं वो हमें देखना है, और वो सबको ऐड करके फाइनल बताना है हमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। तो ये 10 टर्म्स हैं, ये इस टाइप के हैं 10 टर्म्स है। जनरल टर्म लिख लिया हमने, 10 के 10 टर्म्स इस टाइप के होंगे। अलग अलग आर की वैल्यू पे अलग अलग टर्म आएंगे। आर की वैल्यू 0 पे पहला टर्म आएगा, फिर 1 2 3 अप टू 9 तक, ऐसे 10 टर्म्स आ जाएंगे। तो ये 10 के 10 टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, पहले 1 के साथ। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 के साथ हमने पहले टर्म को मल्टीप्लाई किया, दूसरे को किया और लास्ट को किया। तो ये 10 टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो अब 1 तो कुछ फर्क देगा नहीं, 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये टर्म में कुछ बदलाव होगा नहीं, जैसे टर्म्स थे वैसे ही रह जाएंगे। तो इसमें ढूंढ लेते हैं हम कोई कांस्टेंट टर्म है क्या। तो इसमें कांस्टेंट टर्म तब आएगा जब ये 0 होगा, और ये 0 तब होगा जब r की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बनेंगे। ये 10 टर्म पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 1 के साथ ये 10 टर्म्स लिखे हुए हैं, ये 10 के 10 टर्म्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, प्लस फिर x के साथ ये 10 के 10 टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 2x³ के साथ ये 10 के 10 टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। तो 10 टर्म ये आएंगे, 10 ये आएंगे, 20 हो गए, और 10 ये आएंगे, तो कितने हो गए, 30 हो गए। तो 30 टर्म्स हो गए टोटल। 30 में से कितने कांस्टेंट टर्म्स है वो हमें ढूंढना है। तो पहले इन 10 टर्म्स में ढूंढते हैं, फिर इसमें ढूंढेंगे, फिर यहाँ ढूंढेंगे। तो इन 10 टर्म्स में कांस्टेंट टर्म तब आएगा जब ये 0 होगा, और ये 0 तब होगा जब r की वैल्यू 6 होगी। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो ये है 9c6 3y2 की पावर, r की जगह यहाँ 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/3 की पावर 6। ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, प्लस ध्यान से देखते जाना ये x है, जब x इधर मल्टीप्लाई होगा तो जो भी टर्म्स हैं उनमें ये x मल्टीप्लाई होगा। तो अगर पहले से वहां x था तो बाद में वो x² हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई होने के बाद। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो पहले से x की पावर ये थी, इसका मल्टीप्लाई होने के बाद x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 18 - 2r। एक x मल्टीप्लाई होगा ना हर टर्म में ये x जाके मल्टीप्लाई होगा। हर टर्म के पास x की ये पावर है 18 - 3r। अगर उसमें x मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो, सॉरी 18 - 2r नहीं, तो अगर x मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, +1 करेंगे तो 19 - 3r हो जाएगा। तो अगर इसमें x मल्टीप्लाई कर दिया जाए जैसा कि ये है, तो ये जो जनरल टर्म है वो चेंज हो जाएगा। हर टर्म में ये x मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले से है 18 - 3r, इसमें x की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 19 - 3r। अब वो कांस्टेंट तो तब आएगा ना जब ये 0 होगा, x की टोटल पावर इतनी हो गई। अब ये अगर 0 होगी तो वहां कुछ कांस्टेंट मिलेगा, पर ये 0 होने के लिए r की वैल्यू कितनी होगी, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो इसका मतलब है कि इन 10 टर्म्स में से कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं होगा, या फिर बोलो 0। ठीक है, अब आगे
अब जब ये मल्टीप्लाई होगा, हाँ नॉट पॉसिबल, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा। हमने यहाँ जनरल टर्म लिखा है, तो जनरल टर्म में एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 3r तो पहले से था और उसमें +3 और हो गया, तो ये 0 होना चाहिए, ये एक्स की टोटल पावर आ गई। अब ये 0 होने के लिए 21 इक्वल्स टू 3r, तो यहाँ से हमें मिल गया r इक्वल्स टू 7, तो 7 रख देते हैं यहाँ पे, तो 2 तो है ही कोएफिशिएंट में पहले से, और 7 रखोगे तो ये हो जाएगा 9c7 इंटू 3/2 की पावर, r को 7 ले लिया तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7 मतलब 2, और ये कितना है -1/3 रेज टू दी पावर 7। ठीक है, यही आंसर है। अब ऑप्शन में देखो, अगर ऑप्शन में सिंपलीफाई करवा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में ऐसा ही लिखा जाएगा, तो ये जिस ऑप्शन में लिखा हो टिक लगा देना उस पर। ठीक है, नोट कर लो इसको। नोट हो गया ये? समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाता है, मतलब जिसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं एडवांस में। डायरेक्ट डायरेक्ट आप आंसर नहीं बता पाओगे, ये सब मल्टीप्लाई करके फिर कांस्टेंट टर्म देख देख के लास्ट में निकालना पड़ेगा आपको। लास्ट पार्ट रिपीट करो। तो लास्ट पार्ट में ये था कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, इसमें 10 टर्म आने वाले थे, वो 10 टर्म हम इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, 10 टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे और 10 टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने यहाँ पे किए मल्टीप्लाई। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा ही ऐसा रह जाएगा, तो ऐसा ही रह जाएगा, तो एक्स की टोटल पावर यही रहेगी, और यही रहेगी, तो इसको 0 होने के लिए r6 होना चाहिए। इसको 0 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x दिखना नहीं चाहिए, उसमें कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो r को 6 रख दिया यहाँ पे हमने, तो ये मिल गया हमें कांस्टेंट टर्म। फिर x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर चेंज हो जाएगी, तो इसमें +1 हो जाएगा, तो ये आया 19 माइनस 3r, तो वहां से हमें r की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, मतलब इन 10 टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो हटा दिया, 0 लिख दिया। फिर ये एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो हमें कोएफिशिएंट में मिल जाएगा, और जब एक्स क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये +3 से चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया 21 माइनस 3r, इसको 0 होने के लिए r होना चाहिए 7, तो r को हमने यहाँ 7 रख दिया, तो ये आ, तो ये टोटल हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया ऐड करने के बाद।
तो सिर्फ x है तो सिर्फ x ही बढ़ेगा ना, x मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, इसमें थोड़ी x मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें एक्स क्यूब 2 भी तो बढ़ गया ना, ये देखो 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है और एक्स क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। ये जनरल टर्म हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि 10 टर्म ऐसे ओपन करके ना लिखने पड़े। 10 टर्म ओपन करके लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना फिर क्वेश्चन, इसलिए जनरल टर्म की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है चलो फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें बताना है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 8 इन 2 + 3x + 4x cube whole raised to the power 20। ठीक है चलो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये 3 टर्म वाला आ गया, आपको 2 टर्म वाला तक पता है। ठीक है इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, तो देखना जरा ध्यान से, इसको ध्यान से समझना। तो हम लॉजिक इसमें वही लगाएंगे, पहले 20 ऑब्जेक्ट्स है, अब 3 पर्सन आ गए, अब हमें थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। अभी जो लॉजिक मैंने 2 पर्सन के लिए बताया था वही सेम लॉजिक अब 3 पर्सन के लिए लगेगा, पर कैसे लगेगा वो ध्यान से देखो। तो इसमें क्या होता है, टोटल 20 ऑब्जेक्ट है, 2 पर्सन के लिए हम क्या बोल रहे थे कि कुछ ऑब्जेक्ट हमने दिए, जनरल टर्म हम कैसे लिख रहे थे, जनरल टर्म ऐसे लिख रहे थे कुछ ऑब्जेक्ट एक पर्सन को दिए, बचे हुए ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन को दिए। एनसीआर से हम क्या बता रहे थे, कितने तरीके हैं वो ऑब्जेक्ट उसको देने के, तो वही सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है देखना, फर्स्ट पर्सन है हमारे पास 2, सेकंड पर्सन है हमारे पास 3x और थर्ड पर्सन है हमारे पास 4x³। कुछ ऑब्जेक्ट हम इसको देंगे, कुछ ऑब्जेक्ट इसको देंगे, कुछ ऑब्जेक्ट इसको देंगे। मान लो हमने इसको दिए अल्फा ऑब्जेक्ट, इसको हमने दिए बीटा ऑब्जेक्ट, तो इसको कितने मिल जाएंगे बाद में अपने आप, 20 - अल्फा - बीटा बराबर है। हर टर्म में यही होगा, जनरल टर्म है, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे हमारे पास। तो फिर जैसे वहां पे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितने केस बनेंगे n+1, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे बता नहीं सकते कि कितने केस बनेंगे, ऐसे काफी लंबे चौड़े केस बन जाएंगे ये। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, इसको 0 ऑब्जेक्ट दिए, इसको 0 ऑब्जेक्ट दिए तो सारे 20 ऑब्जेक्ट इसको मिल गए, इसको 1 ऑब्जेक्ट दिया, इसको 0 ऑब्जेक्ट दिए तो इसको कितने मिल गए, 19 ऑब्जेक्ट मिल गए। ऐसे ये केसेस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। ठीक है, अब इसको हमने अल्फा ऑब्जेक्ट, ये जनरल टर्म लिख रहे हैं, तो इसको हमने अल्फा, इसमें हम आर नहीं ले सकते क्योंकि हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, या तो R1 R2 लो या मैंने यहाँ अल्फा बीटा मान लिया है। तो इसमें क्या हुआ, ये अल्फा ऑब्जेक्ट इसको दिए, तो कौन से अल्फा ऑब्जेक्ट इसको दिए, तो 20C अल्फा। ठीक है बराबर है। अब इसके बाद बचे कितने ऑब्जेक्ट मेरे पास, 20 - अल्फा, उसमें से बीटा ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए जो इसको दे दिए। अब बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने हैं, 20 - अल्फा - बीटा, वो अपने आप इसको मिल जाएंगे, जैसे हम वहां पे करते थे x + y की पावर उसमें। तो हम क्या करते थे, एनसीआर, आर ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए, किसको दे दिए, किसी एक पर्सन को दे दिए x और y में से, बचे हुए ऑब्जेक्ट अपने आप कितने बचे, n - r, वो अपने आप किसको मिल गए, दूसरे ऑब्जेक्ट को मिल गए। वही सेम लॉजिक हमने यहाँ लगाया है, पर क्योंकि यहाँ पे 3 पर्सन है तो हमें दो वेरिएबल बनाने पड़ गए। तो ये हो गया इसका जनरल टर्म। अब ध्यान से देखो, वेरिएबल अलग कर लो, तो वेरिएबल तो अलग है ही ऑलरेडी, नहीं तो और अच्छे से अलग कर लेते हैं।
तो 20 लॉजिक वही है, नंबर अलग कर लो, वेरिएबल अलग कर लो। 20 माइनस अल्फा सी बीटा, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, और 4 की पावर क्या हो जाएगी 20 माइनस अल्फा माइनस बीटा। एक्स की टोटल पावर कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 20 इंटू 360 माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा, और ये वाला प्लस बीटा यहाँ से आ जाएगा, तो -2 बीटा बचेगा। -3 बीटा यहाँ से आया, और एक एक्स की पावर बीटा यहाँ पे है, तो -2 बीटा बच गया। ये हमने नंबर अलग कर लिए और वेरिएबल हमने अलग कर लिया, जैसे हम अब तक करते थे। लॉजिक वही सेम है, बस 3% पे वो थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेप फिर से देख लो। तो पहले हमारे पास क्या होता था, एक्स और वाई 2% होते थे, तो हम क्या करते थे जनरल टर्म के लिए, पहले हम लिखते थे एनसीआर, वहां पे हम एक वेरिएबल लेते थे आर। हम बोलते थे एक पर्सन को हमने आर ऑब्जेक्ट दिए हैं, दूसरे पर्सन को अपने आप कितने मिल गए n-r। कौन से आर ऑब्जेक्ट उसको दिए उसके लिए हम लिखते थे एनसीआर। तो वही सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है। पहले पर्सन को हमने मान लो अल्फा ऑब्जेक्ट दिए हैं, दूसरे को बीटा दिए हैं, तो तीसरे को अपने आप बचे हुए इतने ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। कौन से अल्फा ऑब्जेक्ट दिए 20 अल्फा उसके लिए। अब बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने हैं 20 माइनस अल्फा, उसमें से कौन से बीटा ऑब्जेक्ट हमने इसको दिए वो ये बता देगा हमें। बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने हैं 20 माइनस अल्फा माइनस बीटा, वो अपने आप इसको मिल जाएंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट थ्योरीज पे अप्लाई की है, जिससे हमने ये 3 टर्म वाला भी बाइनोमियल का जनरल टर्म लिख लिया। ये बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। बाइनोमियल मतलब टर्म वाला बाई, इसलिए इसका नाम है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला। 4 टर्म आ गए तो टेट्रानोमियल, या फिर उसके आगे बोल दो फिर मल्टीनोमियल। तो ये 3 वाला ओपन कर लिया, सेम लॉजिक से हम 4 वाला भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, नंबर को अलग किया, वेरिएबल को अलग किया, जैसे हम पहले करते थे। तो जैसे हम 2 वाला सॉल्व करते हैं वैसे ये सॉल्व करेंगे। जैसे आपने क्वाड्रेटिक में सीखा है, क्वाड्रेटिक में क्या है 2 डिग्री वाले हम थ्योरी पढ़ते हैं, और वही सेम थ्योरी हम किस पे अप्लाई करते हैं 3 वाले पे, 4 वाले पे, 5 वाले पे, तो उसको हम बोल देते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। वही सेम लॉजिक यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें आगे फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें टोटल एक्स की पावर कितनी चाहिए 8। अब यहां से देख लो कितने केस बनेंगे, जितने भी केस बनेंगे वो हमें बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं कितने केस बनेंगे। तो एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए 8। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें, कहां से, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। चलो मान लो हमने अल्फा से स्टार्ट किया, ठीक है, तो मान लो अल्फा से स्टार्ट किया, तो अल्फा की वैल्यू हमने ले ली 0, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी फिर हमें, अल्फा की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली, टोटल हमें बनाना है 8, तो बीटा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, अल्फा 0 लिया हमने, तो ये हो गया 20c0, अल्फा 0 हो गया, तो ये अल्फा 0 रख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 20c। अब बीटा कितना लेना पड़ेगा, तो बीटा इतना लेना पड़ेगा कि ये 8 हो जाए। तो देख लो 60 माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 8, तो ये कितना हो रहा है, ये सॉल्व करोगे तो 52 26 लेना पड़ेगा हमें। इसकी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 26, 26 ही लेनी पड़ेगी ना। हाँ, अगर अल्फा को 0 लिया है तो ये लेना पड़ेगा हमें 26 बराबर। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो इसको मैं लिख देता हूँ 26। एक मिनट, अगर मैंने यहाँ 26 लिख दिया तो फिर गड़बड़ क्या हो जाएगा, यही मैं सोच रहा हूँ ना इसमें। तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं वो तो सही है, वो तो सही है, कैलकुलेशन तो सही है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो केस हम बना रहे हैं वो केस पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, प्लस या इसकी जगह 0 लिख लो, ये हो गया पूरा 0। ठीक है, समझ गए यहाँ तक।
हम तो केस बना रहे हैं ना, वो पॉसिबल होगा नहीं होगा वो तो बाद में देखेंगे ना। अब ये 26 तो ज्यादा हो गया, 26 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0। मतलब ये जो हम केस ले रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। चलो अब दूसरे केस पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा केस बनाते हैं। तो दूसरा केस हमने क्या बनाया, अल्फा को हमने कितना लिया, अल्फा यहाँ पे है, अल्फा को ले लो चलो 1। तो अल्फा को अगर हम 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अल्फा को 1 अगर लिया तो देखो पॉसिबल है क्या अल्फा को 1 लेके, अल्फा को यहाँ 1 डाला मैंने तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया 57। तो और अगर ये 57 हो गया तो बीटा की वैल्यू आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बीटा आएगा ही नहीं क्योंकि 57 ऑड हो गया है, ऑड माइनस इवन तो ऑड होगा और ऑड आएगा तो हमें तो 8 चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है अल्फा की वैल्यू 1। अब हम रखते हैं अल्फा की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 2 रखोगे तो पॉसिबल हो जाएगा, यस। पर हमें देखना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू 2 पे कहाँ जा रहा है इक्वेशन। तो अल्फा की वैल्यू 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 54, और ये 54 हो जाएगा, -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 डिवाइड 23 हो रहा है, तो अभी भी ये 23 इससे ज्यादा है। हाँ तो फिर ये अभी भी ज्यादा आएगा, ये अभी भी ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 पे भी पॉसिबल नहीं है, फिर 3 पे करके देखते हैं। ये ज्यादा हो जा रहा है ना, हाँ ये बीटा की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है इसमें। तो 2 लिया तो ये 18 रह जाएगा, तो ये 18 से कम आना चाहिए था, तो 2 पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि अगर हमने यहाँ पे 1 लिया, अगर यहाँ पे हमने ऑड नंबर लिया तो ऑड नंबर ये ऑड बना देगा, तो ऑड नंबर पे तो पॉसिबल नहीं है। पैटर्न इसमें हमें समझना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर ले रहे हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर बनेगा, और अगर ये ऑड नंबर बनता है तो इसमें से माइनस करके हमें ऑड मिलेगा, तो ऑड माइनस इवन करोगे तो कभी भी तुम्हें 8 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब अल्फा के लिए हम ऑड नंबर नहीं ले सकते, तो ये हमें पैटर्न में पता चल गया, तो अल्फा की वैल्यू इवन नंबर ही होगी। तो 0 पे वैलिड नहीं हुआ, 2 पे वैलिड नहीं हुआ, अब हम 4 लेके देखते हैं। तो 4 लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा 4 लेने पे, चलो 4 रख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फा की वैल्यू हमने रख दी 4, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। अल्फा की वैल्यू हमने रख ली यहाँ पे 4, अब इसके बाद ये कितना हो गया, ये हो गया 16। अब ये 16 से छोटा आना चाहिए बीटा, देखते हैं कितना आता है। तो 4 रखोगे यहाँ पे तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 8, तो ये हो जाएगा 20, तो ये अभी भी पॉसिबल नहीं है, ये फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, 6 पे ट्राई करो। 6 पे ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 18, 18 इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 42, 42 करोगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 डिवाइडेड बाई 2 तो 17 आएगा, 17 आएगा तो अभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये 12 हो जाएगा ना, ये कम हो रहा है ना, 6 पे 14 हो जाएगा। 8 पे पॉसिबल है क्या, करके देखो 8 पे पॉसिबल होता है क्या। हाँ 8 पे भी नहीं होगा, चलो फिर 10 पे करना पड़ेगा, 10 पे भी नहीं होगा फिर। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने क्वेश्चन में, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ये 3 बीटा नहीं आएगा, 3 बीटा ये है, और ये भी तो है एक्स की पावर बीटा, ये भी तो इसमें ऐड होगा, तो 2 ही बीटा बचेगा ना। नहीं वो तो हमने सही लिखा है, 2 बीटा ही आएगा। चलो एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं, चलो एक काम करते हैं, बड़ा नंबर लेके देखते हैं, छोटे नंबर में नहीं हो रहा, 20 लेके देखते हैं सीधा सीधा। 20 लोगे तो काम चलेगा ही नहीं, ये तो कम हो जाएगा। 20 पे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, बीटा 20 तो ले ही नहीं सकते, अल्फा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं ऐसा कैसे हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में।
चलो फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन सही किया है क्या हमने, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। 2 + 3x, अगर हमने इसको अल्फा ऑब्जेक्ट दिए, इसको बीटा दिए, और इसको हमने दिया 20 - अल्फा - बीटा, 60 - 3 अल्फा - 2 बीटा, सब कुछ तो सही है, फिर किधर गड़बड़ है। ओके, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, तो बीच के नंबर से ट्राई करते हैं, फिर एक ही ऑप्शन बचा। छोटे नंबर लेके देख लिए हमने, बड़े नंबर लेके देख लिए, अब हम बीच के नंबर लेते हैं। बीच के नंबर पे कहीं तो सेचुरेशन पॉइंट आएगा, कहीं तो सेटिस्फाई करेगा। चलो अब हम बीच में नंबर लेते हैं, 8 10 12 लेते हैं सीधा, अब हम अल्फा को बड़ा नंबर लेते हैं। चलो, मतलब हमने 20 लेके देखा, उस पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 2 4 6 लेके देखा, 8 10 तक, 10 पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 10 पे देख लो तो ये कितना हो जाएगा, 10 पे लेके देखोगे तो ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 15 आएगा। नहीं, ये अभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलो और बड़ा नंबर लेके देखते हैं, अल्फा को 12 लेके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20C12, 20C12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8C, अगर हमने अल्फा को 12 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36, 36, तो ये कितना बचेगा, 36 40 24 बचेगा, 24 - 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16/2, तो ये 8 आ जाएगा। हाँ, तो ये आया 12 पे सेटिस्फाई किया। हाँ ठीक है, चलो 8C8 तो चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये 12 पे सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ रख देते हैं वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, हाँ 2 की पावर आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी है 12, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू है 8। हाँ यस, अब सही है। 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 की पावर आ जाएगी 0। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो, ये एक मिल गया हमें, 12 पे सेटिस्फाई कर गया। अब हम 14 सेटिस्फाई करवा के देखेंगे, 16 सेटिस्फाई करवा के देखेंगे, फिर 18 सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। तो जो जो हमें मिल जाएगा पॉसिबल टर्म्स। ओके, ठीक है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था।
ठीक है, अभी वॉइस आ रहा है क्या? ठीक है, चलो इसमें मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। चलो, ऊपर किसी ने लिखा था, इसको अगर x और y मान लें तो x और y मान के बाइनोमियल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, वो एक अलग मेथड है। इसमें सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। देखो इधर जरा ध्यान से देखो, इसमें हम डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं, सोचने का तरीका ये तो मैं मैन्युअली सॉल्व करके दिखा रहा था तुमको। अलग अलग केस लेते रहो, जो केसेस पॉसिबल नहीं है वो हटा दो, और जो केस पॉसिबल है वो लिख लो। ये तो मैं आपको मैन्युअली तरीका बता रहा था, और ऐसे मैन्युअली हमें करना नहीं है। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ तुमको, करना नहीं है ऐसे। करना कैसे है वो ध्यान से देखो जरा। कुछ ऑब्जेक्ट हमें 2 को देने हैं, कुछ ऑब्जेक्ट 3x को देने हैं। मैंने उसको अल्फा माना है, इसको बीटा माना है। मैंने बोला बचे हुए ऑब्जेक्ट इसको अपने आप मिल जाएंगे, तो हम इस पे दिमाग नहीं लगाते। ये तो मैंने मैनुअली सब्जेक्टिव जो भी स्टेप्स होते हैं वो लिख के बताए, जैसे हम 2 वाला करते थे बाइनोमियल। ओके, वॉइस आया क्या? ओके, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, बीच बीच में नेट जा रहा है। ठीक है, चलेगा। अभी तो क्या है, ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर क्लास एंड कर लेते हैं। देखो, ये तो सब्जेक्टिव तरीका, ये आपको नहीं करना है। ये मैं आपको यहीं से जुगाड़ बता रहा हूँ। ये तो सब्जेक्टिव तरीका है कि वेरिएबल अलग कर लो और नंबर अलग कर लो, फिर आप केसेस बनाते रहो और उसमें रिजेक्ट करते रहो। ये सब बहुत लंबा हो रहा है इसमें। उसमें चल जाता है, बाइनोमियल में चल जाता है, पर ट्राइनोमियल में काफी लंबा हो रहा है। तो इसमें देखो दूसरा जुगाड़, कुछ ऑब्जेक्ट इसको देने हैं, कुछ ऑब्जेक्ट इसको देने हैं, कुछ इसको देने हैं। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? 20। वही हमने यहाँ पे लिखा है। इसको हमने अल्फा ऑब्जेक्ट दिए, इसको बीटा ऑब्जेक्ट दिए, बचे हुए इसको अपने आप मिल गए। तो हम ऐसे दिमाग लगाते हैं। देखो, टोटल हमें x की पावर 8 बनाना है, तो ऐसे सोचो हमने इसको एक भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसको हमने 0 ऑब्जेक्ट दिए, तो ये हमारा ऑटोमेटिक हो गया 0। तो अगर हमें x की पावर 8 बनानी है, इसको हमने कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिए, तो यहाँ से तो कोई पावर मिलेगी नहीं हमें x की, क्योंकि इसकी पावर हो जाएगी 0। यहाँ जब तुम 0 लिख दोगे तो ये तो खत्म हो गया। तो पूरा पूरा 8 हमें यहीं से बनाना पड़ेगा। इसका मतलब बीटा कितना हो जाएगा? 8। तो फिर बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने हैं तुम्हारे? बचे हुए ऑब्जेक्ट हैं 12। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि बचे हुए 12 ऑब्जेक्ट इसको देने पड़ेंगे।
फिर से बोलता हूँ, इसको हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ये तो खत्म हो गया। फिर इसको पूरे 8 ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि x की पावर हमें 8 चाहिए, तो बचे हुए 12 ऑब्जेक्ट इसको देने पड़ेंगे। तो अल्फा हो गया 12, बीटा हो गया 8, तो सीधा यहाँ पे रख दो, अल्फा 12 रख दो, बीटा 8 रख दो, अपने आप पहला केस आ गया तुम्हारा। अब दूसरा देखो, दूसरा बताता हूँ। अभी इसको हमने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं दिए थे, अब हम इसको एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं। जब तुम इसको एक ऑब्जेक्ट दोगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा तुम्हारा, वो तो 1 होना ही है, क्योंकि बचे हुए ऑब्जेक्ट इसको मिल रहे हैं ना। तो इसको बचा हुआ ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, बचा हुआ ऑब्जेक्ट 1 है, तो ये 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तुम्हारा, तो फिर x की पावर 3 हो गई, और अगर x की पावर 3 हो गई, इसकी जगह 1 लिख लो, तो x क्यूब बन गया, वो 4x क्यूब बन गया। तो बचा हुआ कितना है, x की पावर 5 और चाहिए तुम्हें, तो x की पावर 5 यहां से लेना पड़ेगा, तो बीटा अपने आप 5 हो गया। और बीटा जब 5 हो गया तो 5 ऑब्जेक्ट इसको मिले, एक ऑब्जेक्ट इसको मिला, टोटल हो गए 6, बचे कितने 14, तो अल्फा अपने आप 14 हो गया। ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसको हमने पहले केस में 0 ऑब्जेक्ट दिए थे, दूसरे केस में हमने 1 ऑब्जेक्ट दिया, तीसरे केस में अब हम इसको 2 ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई तुम्हारी 2, तो ये हो गया x की पावर 6, ये हो गया 16, और ये हो गया x की पावर 6, यहाँ हमने 2 लिख दिया। तो जब हमने यहाँ 2 लिखा तो ये x की पावर 6 हुआ, तो बचा कितना x की पावर 2, वो यहाँ से क्रिएट होगा। तो इसका मतलब दो, बीटा की वैल्यू हमें 2 लेनी पड़ेगी। तो बीटा की वैल्यू हमने 2 ली और इसकी वैल्यू हमने 2 ली, तो कितने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 4, बचे कितने 16, तो 16 ऑब्जेक्ट इसको देने पड़ेंगे, इसका मतलब अल्फा 16 है। तो रख दो अल्फा बीटा की वैल्यू। 3 केस बन गए। चौथा केस बन नहीं सकता, क्योंकि चौथा केस अगर तुमने बनाया तो इसको 3 ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे, और 3 ऑब्जेक्ट दिए तो x की पावर 9 हो जाएगी, तो वो तो 8 से ज्यादा चली जाएगी, फिर गड़बड़ है। तो टोटल 3 केस बनेंगे। बोलो ये तरीका क्लियर हुआ क्या? ये सबसे बेस्ट तरीका है, फटाफट 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और अगर तुम ऐसे सब्जेक्टिव तरीके से करने जाओगे तो एक एक करके सारे केस बनाने पड़ेंगे, कुछ रिजेक्ट होंगे, कुछ बचेंगे लास्ट में, तो इसमें फालतू टाइम वेस्ट होगा हमारा। इसलिए सीधा सीधा यहाँ से दिमाग लगाओ। पर इसमें क्या है, दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। तो सीधा सीधा दिमाग लगाओ, इसको एक भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, एक बार इसको 1 दिया, एक बार 2 दिए। ठीक है, तो ये 3 केस लिख लो। 3 केस, हाँ, ट्रायल एंड एरर कंज्यूम्स टाइम, तो वो तो है ही, इसमें तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो 3 केस लिख लो। चलो, अगर सॉल्व करना है तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तीनों केस लिख के दिखा देता हूँ, आप नोट कर लो। हाँ ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये तो मैं सिर्फ समझा रहा था अभी, अभी तो मैंने सिर्फ समझाया था। 2 + 3x मैंने दोनों तरीके समझा दिए आपको, सब्जेक्टिव वाला भी और ये जुगाड़ से जो हमें आंसर निकालना है वो भी। और अगर इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करोगे तब भी बहुत सारी जुगाड़ लगानी पड़ेगी तुमको, तब भी डबल वेरिएबल में सोचना पड़ेगा। फिर इसको x माना और इसको y माना तो 2 वेरिएबल में सोचना पड़ेगा, बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल आ जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा ये तरीका है। तो हमने क्या किया, अल्फा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए और किसको दे दिए, फर्स्ट पर्सन को दे दिए। ठीक है, बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने हैं, 20 माइनस अल्फा, उसमें से हमने बीटा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, किसको दे दिए, सेकंड पर्सन को दे दिए। तो बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने हैं, वो अपने आप इसको मिल गए, 20 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, या बचे हुए ऑब्जेक्ट को कुछ और लिख लो। चलो, अब देखो फर्स्ट केस, इसको हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। फर्स्ट केस का यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, 4x3, इसको हमने 0 ऑब्जेक्ट दिया, तो यहाँ से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर हमें x की पावर 8 क्रिएट करनी है। यहाँ से हमें x की पावर कुछ मिलेगी नहीं, तो 8 क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें 8 लिखना ही पड़ेगा, तभी तो x की पावर 8 बनेगा। तो 8 ऑब्जेक्ट इसको दिए, 0 इसको दिए, तो बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने हैं, 12, तो फिर 12 ऑब्जेक्ट इसको देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा। तो अपने आप तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फा हो गया यहाँ से 12 और बीटा हो गया 8, तो यहाँ पे रख दो, अल्फा हो गया 12 और यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बच गए, 8 ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस प्लस लगा देते हैं बीच में, इसको हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, तो एक्स क्यूब हमें मिल गया। अब बचा कितना, एक्स की पावर 5, तो वो हमें यहां से क्रिएट करना पड़ेगा, तो बीटा में 5 लेना पड़ेगा। तो ये 6 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 5 + 1 6, तो बचे कितने ऑब्जेक्ट, बचे हैं हमारे पास 14, तो इसको 14 ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे लिख दो कौन से 14 ऑब्जेक्ट,
ये वाले इनटू यहाँ पे वैल्यू रख दो, बचे हुए 6 ऑब्जेक्ट में से 5 इसको दिए, 6C5 अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, प्लस एक केस और बना लेते हैं, तीसरा केस, इसको 2 ऑब्जेक्ट दे दो, तो x की पावर 6 मिल गया हमें, बचा कितना x की पावर 2, वो कहां से लेना पड़ेगा, वो हमें लेना पड़ेगा फिर यहां से, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 और ये हो जाएगा 6, टोटल हो जाएगा x की पावर 8। तो फिर बचे हुए ऑब्जेक्ट कितने, वो यहाँ अल्फा के लिए लिखने पड़ेंगे, तो 2 ऑब्जेक्ट इसको दिए, 2 ऑब्जेक्ट इसको दिए, तो बचे कितने 16, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 20C16 इंटू 4C। अभी समझ आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, इतना ही दिमाग लगाना पड़ता है। यस, तो ये ऑब्जेक्ट वाली थ्योरी से क्या है, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज मैनुअली करोगे काफी टाइम लग जाएगा फिर। चलो समझ में आ गया क्या सबको, है डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये बात तो सही है, काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। ठीक है, होमवर्क बता दिया है मैंने तुमको, होम असाइनमेंट 2 सॉल्व कर लेना। ठीक है, इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, फिर क्लास एंड कर देते हैं आज की। थैंक यू वेरी मच।